रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या आरसीटी एक प्रोस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक स्टडी ग्रुप जिसे नया इंटरवेंशन या ड्रग दिया जाता है और दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिसे प्लेसिबो या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। बाद में दोनों ग्रुप्स के आउटकम्स की तुलना की जाती है ताकि ये पता चल सके कि नया इंटरवेंशन कितना इफेक्टिव है। आरसीटी के कुछ की फीचर्स होते हैं। सबसे पहले ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है, यानी पहले से प्लान की जाती है और आगे के डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। दूसरा, इसमें रैंडमाइजेशन किया जाता है जिससे कॉन्फाउंडिंग फैक्टर्स दोनों ग्रुप्स में बराबर बढ़ जाते हैं। इससे सिलेक्शन बायस भी एलिमिनेट होता है और दोनों ग्रुप्स आपस में कंपेरेबल बनते हैं। इस वजह से आरसीटी को न्यू थेरेपीज, इंटरवेंशंस या ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। आरसीटी का बेसिक डिजाइन 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है। स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स, यानी ऐसे पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो इंक्लूजन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। स्टेप 2, रैंडम असाइनमेंट, सिलेक्टेड पेशेंट्स को रैंडमली दो ग्रुप्स में बांटा जाता है। स्टडी ग्रुप को नया ड्रग या इंटरवेंशन दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को प्लेसिबो या पुराना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। स्टेप 3, फॉलो अप, दोनों ग्रुप्स को एक तय समय तक फॉलो किया जाता है। स्टेप 4, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स की तुलना की जाती है ताकि यह पता चल सके कि नया ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी के कई टाइप्स होते हैं जो स्टडी डिजाइन और रैंडमाइजेशन मेथड पर बेस्ड होते हैं। एक, बेस्ड ऑन स्टडी डिजाइन, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल आरसीटी की। इसमें पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को ड्रग ए दिया जाता है, दूसरे को ड्रग बी, और पार्टिसिपेंट्स पूरे स्टडी के दौरान अपने असाइंड ग्रुप में ही रहते हैं। ये डिजाइन क्रॉनिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज या हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट होता है। इसकी एडवांटेज है कि कैरी ओवर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसे कंडक्ट करने के लिए बड़ा सैंपल साइज चाहिए और इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी भी रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं क्रॉसओवर आरसीटी की। इसमें हर पार्टिसिपेंट दोनों इंटरवेंशंस लेता है, पहले ड्रग ए और फिर ड्रग बी या वाइस वर्सा, और दोनों के बीच एक वॉश आउट पीरियड रखा जाता है ताकि पहले ड्रग का इफेक्ट खत्म हो जाए। इसकी एडवांटेज है कि हर पार्टिसिपेंट खुद का कंट्रोल बन जाता है, इसीलिए कम पार्टिसिपेंट्स में ज्यादा स्टेटिस्टिकल पावर मिलती है। लेकिन अगर वॉश आउट पीरियड अच्छा नहीं रखा गया तो कैरी ओवर इफेक्ट आ सकता है, इसलिए ये इरिवर्सिबल डिजीजेस के लिए सुटेबल नहीं है। बेस्ट यूज होता है शॉर्ट टर्म कंडीशंस के लिए, जैसे माइग्रेन ट्रीटमेंट। 2, बेस्ड ऑन रैंडमाइजेशन मेथड। अब बात करते हैं स्टडी को रैंडमाइज करने के तरीकों की। पहला है सिंपल आरसीटी। इसमें पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली ग्रुप्स में बांटा जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा फैक्टर को ध्यान में रखे। ये तब यूज होता है जब कोई मेजर कंफाउंडिंग वेरिएबल नहीं हो। एग्जाम्पल, 500 हाइपरटेंशन पेशेंट को रैंडमी ड्रग ए या ड्रग बी दिया जाता है। ड्रग बी देना, एडवांटेज, सिंपल, क्विक और अनबायस्ड प्रोसेस है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट जैसे एज या डिजीज सेवेरिटी में इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा है स्ट्रैटिफाइड आरसीटी। इसमें पार्टिसिपेंट्स को पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एज या जेंडर के हिसाब से स्ट्रैटा में डिवाइड किया जाता है, फिर हर स्ट्रैटम के अंदर रैंडमाइजेशन किया जाता है। इसका फायदा ये है कि ये कन्फाउंडिंग को कम करता है और ग्रुप्स को कंपेरेबल बनाता है, लेकिन ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। आरसीटी यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अंदर कई प्रकार के ट्रायल्स होते हैं जो स्टडी के उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। एक, क्लिनिकल ट्रायल्स। ये ट्रायल्स थेरेप्यूटिक एजेंट्स जैसे दवाओं की इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हैं। उदाहरण, एस्पिरिन का इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी पर स्टडी करना। 2, प्रिवेंटिव ट्रायल्स। इनका मकसद प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे वैक्सीन्स या कीमोप्रोफिलैक्सिस की इफेक्टिवनेस को असेस करना होता है। उदाहरण, इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए वैक्सीन ट्रायल्स। 3, रिस्क फैक्टर ट्रायल्स। इन ट्रायल्स में इन्वेस्टिगेटर किसी रिस्क फैक्टर को हटाता या मॉडिफाई करता है, यह देखने के लिए कि क्या इससे डिजीज प्रिवेंट होती है। उदाहरण, MRFIT, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल, यूएसए में किया गया। 4, सेसेशन एक्सपेरिमेंट्स। इनमें किसी हैबिट या एजेंट को रोकने के बाद डिजीज रिस्क में बदलाव देखा जाता है। उदाहरण, स्मोकिंग सेसेशन से लंग कैंसर रिस्क कम होता है या नहीं। 5, ट्रायल ऑफ एटियोलॉजिकल एजेंट्स। इस ट्रायल का उद्देश्य होता है यह जानना कि क्या कोई एजेंट डिजीज का कारण है। उदाहरण, पहले सोचा जाता था कि रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया प्रीमेच्योरिटी से होती है, लेकिन ट्रायल्स से पता चला
कि इसका कारण एक्सेस ऑक्सीजन था। 6. इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसमें हेल्थ सर्विसेज की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को असेस किया जाता है। उदाहरण, दो जिलों में हेल्थ आउटकम्स की तुलना करना। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी को साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली कंडक्ट करने के लिए 6 एसेंशियल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, प्रोटोकॉल डिजाइन। सबसे पहले एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें स्टडी के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर किए जाते हैं। किसे स्टडी ग्रुप और किसे कंट्रोल ग्रुप में रखा जाएगा, ये क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं। सैंपल साइज कैलकुलेट किया जाता है और रैंडमाइजेशन कैसे होगा, ये भी डिफाइन किया जाता है। सारे प्रोसीजर्स स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं, जैसे ट्रीटमेंट देने का तरीका, डेटा कलेक्ट करने की मेथड, ताकि कोई बायस ना आए और स्टडी में एरर्स कम हो। इन्वेस्टिगेटर्स की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स कर दी जाती हैं। स्टेप 2, सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन सिलेक्ट की जाती है दो पार्ट्स में। रेफरेंस पॉपुलेशन यानी पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन या कोई स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे एक शहर के लोग, एक फैक्ट्री के वर्कर्स आदि। एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, ये रेफरेंस पॉपुलेशन में से चुनी जाती है और वही लोग ट्रायल में हिस्सा लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग रेफरेंस पॉपुलेशन जैसे होने चाहिए ताकि स्टडी के रिजल्ट्स जनरलाइज किए जा सके। इसे एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना जरूरी होता है। स्टेप 3, रैंडमाइजेशन। अब पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप्स में रैंडमली डिवाइड किया जाता है। एक को इंटरवेंशन मिलेगा और दूसरे को प्लेसिबो या स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। बेस्ट तरीका होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का यूज करना। इससे नोन और अननोन कन्फाउंडर्स दोनों बराबरी से बंट जाते हैं। सिलेक्शन बायस खत्म हो जाता है और दोनों ग्रुप्स बेसलाइन पर कंपेरेबल होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन भी किया जा सकता है। पहले पॉपुलेशन को की फीचर्स जैसे एज या जेंडर के आधार पर डिवाइड किया जाता है, फिर हर स्ट्रैटम से रैंडम सिलेक्शन होता है। रैंडमाइजेशन वर्सेस मैचिंग भी याद रखें। रैंडमाइजेशन अननोन कन्फाउंडर्स तक को कंट्रोल करता है और सिलेक्शन बायस हटाता है। मैचिंग सिर्फ नोन कन्फाउंडर्स को कंट्रोल करता है और सिलेक्शन बायस को नहीं रोकता। स्टेप 4, मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। अब स्टडी ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कोई ड्रग, वैक्सीन या लाइफस्टाइल चेंज जैसे स्मोकिंग छोड़ना। ये एक डिलिबरेट एक्शन होता है। स्टेप 5, फॉलो अप। ट्रीटमेंट के बाद दोनों ग्रुप्स को रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर किया जाता है। फॉलो अप दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। कुछ पार्टिसिपेंट्स फॉलो अप में खो सकते हैं, इसे एट्रिशन कहते हैं, जैसे माइग्रेशन, इंटरेस्ट लॉस या डेथ की वजह से। स्टेप 6, असेसमेंट ऑफ आउटकम। अंत में दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स कंपेयर किए जाते हैं। अगर स्टडी ग्रुप में डिजीज कम हो गया या सेवेरिटी रिड्यूस हुई तो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर साइड इफेक्ट्स बढ़ गए या कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो रिजल्ट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल यानी आरसीटी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बायसेस आ सकते हैं जो स्टडी के रिजल्ट्स को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। पहला है सिलेक्शन बायस। अगर रैंडमाइजेशन ठीक से नहीं किया गया तो स्टडी और कंट्रोल ग्रुप में कंफाउंडिंग फैक्टर्स बराबर नहीं बढ़ते। इससे जो फर्क दिख रहा है वो असली ट्रीटमेंट की वजह से नहीं, बल्कि पहले से मौजूद डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। इसका सॉल्यूशन है प्रॉपर रैंडमाइजेशन। दूसरा है ऑब्जर्वर बायस। जब रिसर्चर को पता होता है कि किस पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट मिला है, तो उसका अनकॉन्शियस बायस डेटा कलेक्शन में झलक सकता है, जैसे वो ट्रीटमेंट ग्रुप के आउटकम्स को ज्यादा अच्छा रिपोर्ट कर सकता है। इससे बचने के लिए सिंगल, डबल या ट्रिपल ब्लाइंडिंग किया जाता है। तीसरा, इवैल्यूएशन बायस। अगर आउटकम मेजर करने वाला व्यक्ति जानता है कि पार्टिसिपेंट को कौन सा ट्रीटमेंट मिला है, तो उसके जजमेंट में बायस आ सकता है। इस बायस को भी डबल या ट्रिपल ब्लाइंडिंग से रोका जा सकता है। चौथा, परफॉर्मेंस बायस। अगर एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप की तुलना में ज्यादा केयर, अटेंशन या सपोर्ट मिले तो आउटकम्स प्रभावित हो सकते हैं। इसका हल है सभी ग्रुप्स के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स और अटेंशन को स्टैंडर्डाइज करना। पांचवा, एट्रिशन बायस। अगर किसी ग्रुप से ज्यादा लोग स्टडी छोड़ दें, लॉस टू फॉलो अप, तो रिजल्ट स्क्यू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कंट्रोल ग्रुप के ज्यादा लोग ड्रॉप आउट कर गए तो ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। इससे बचने के लिए इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस किया जाता है, जिसमें सभी एनरोल्ड पार्टिसिपेंट्स को शामिल किया जाता है, चाहे वो बीच में ड्रॉप हुए हों। और आखिर में हॉथॉर्न इफेक्ट। जब पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, तो वे अपने बिहेवियर में सुधार ला सकते हैं। जैसे एक वेट लॉस स्टडी में लोग सिर्फ इसलिए ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे क्योंकि वे ऑब्जर्वेशन में हैं। इसका सोल्यूशन है प्लेसिबो कंट्रोल का यूज करना।